नमस्कार, एक बार पुनः स्वागत है आपका अपने चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 पर। दोस्तों, हमें आशा है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज हम जो है एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। दोस्तों, ये सामान्य विज्ञान का प्रैक्टिस सेट है। दोस्तों, इसमें टोटल 100 प्रैक्टिस सेट हैं और दोस्तों ये रेलवे के एग्ज़ाम से संबंधित जितनी भी दोस्तों एक दिवसीय परीक्षाएं होती हैं, चाहे वो रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, बैंक हो, टीजीटी, पीजीटी, सभी के लिए दोस्तों ये जो है प्रैक्टिस सेट सामान्य विज्ञान का है। और इसमें दोस्तों कुल 100 प्रैक्टिस सेट दिए हैं और दोस्तों पूर्णतः ये नए पैटर्न पर आधारित प्रैक्टिस सेट है। तो दोस्तों देखते हैं इस प्रैक्टिस सेट में इसकी क्या विशेषता है और आज इसके प्रैक्टिस सेट को दोस्तों हल करते हैं। आज इसमें दोस्तों टोटल 100 प्रैक्टिस सेट हैं। आज हम इसके प्रैक्टिस सेट एक को हल करते हैं। आप बताइए आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में अवश्य दें। तो दोस्तों ये पहला प्रैक्टिस सेट दिया गया है, तो देखते हैं इसमें क्या प्रश्न क्रमांक 1। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आरआरबी हो, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, या दोस्तों एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, टीचर्स एग्ज़ाम, सभी में दोस्तों सामान्य विज्ञान जो के प्रश्न पूछे जाते हैं। 15 से 20-25 अवश्य पूछे जाते हैं। तो दोस्तों सामान्य विज्ञान की तैयारी के लिए बहुत अच्छी बुक है ये। और दोस्तों ये आरबीडी पब्लिकेशन की बुक है। इस बुक को आप एक बार ज़रूर ख़रीदें और इसको जो एक बार देखें और इसको प्रश्नों को देखें कि इनका प्रश्नों का लेवल किस प्रकार का है। पहला प्रश्न पूछा गया दोस्तों कि सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है और बताना है। तो एक साइड दी है दोस्तों मात्रा, एक साइड दी है इकाई। उच्च वेग और मैक, रंग दैर्घ्य एंगस्ट्रॉम, दाब पास्कल और ऊर्जा जूल। दोस्तों बताना है कौन किसकी इकाई है। तो दोस्तों जैसा को आपको पता है, जो उच्च वेग की इकाई होती है दोस्तों वो होती है मैक। मैक दोस्तों एक जो है उच्च गति के संदर्भ में मैक संख्या होती है जो उच्च वेग को प्रदर्शित करती है। तरंग दैर्घ्य की इकाई दोस्तों एंगस्ट्रॉम होती है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है दोस्तों 10 की घात -10 मीटर। दाब की इकाई आप पता है दोस्तों ये होती है पास्कल। दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। और ऊर्जा का मात्रक होता है दोस्तों जूल। तो दोस्तों ये पहले का ए का पहला है, बी का दूसरा है, सी का तीसरा और डी का चौथा। तो दोस्तों इसमें दिया है इसका आंसर सी। ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा। तो दोस्तों ये प्रश्न क्रमांक 1 था। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 2 देते हैं। यदि किसी वस्तु का भार दोस्तों 200 न्यूटन है तो उसका द्रव्यमान ज्ञात करना है। दोस्तों ये न्यूमेरिकल से संबंधित क्वेश्चन। दोस्तों किसी वस्तु का भार दिया है कितना, 200 न्यूटन दिया है, उसका द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो दोस्तों वस्तु का द्रव्यमान, दोस्तों इसका सूत्र होता है भार के लिए W = mg। इसको सूत्र को याद रखें आप, W = mg। हमें वस्तु का दोस्तों द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो द्रव्यमान m होता है, तो m बराबर हो जाएगा दोस्तों W/g। इसको आप याद रखेंगे। W का भार दिया दोस्तों दिया 200, तो यहाँ 200 लिखेंगे बटे g का मान दिया दोस्तों 10, तो बटे अपॉन में 10 करेंगे। एक 0 से एक 0 कटेगा तो आ जाएगा दोस्तों 20। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? 20। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है दोस्तों कितना होगा? 20 किलोग्राम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डी। तो दोस्तों इस तरह ये जो है सवाल वो बिल्कुल नॉर्मल सवाल रहते हैं। आपको सिर्फ सूत्र याद करना है और सूत्र में मान रख करके आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसका द्रव्यमान का जो है, तो वस्तु का भार का सूत्र याद रखें, W = mg। W होता है दोस्तों वस्तु का भार, वेट, m होता है मास, द्रव्यमान, और दोस्तों g होता है गुरुत्वीय त्वरण। जब बल विस्थापन होता है तब बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक माना जाता है। तो दोस्तों जब बल की दिशा की लंबवत होता है, संवेग की दिशा में होता है, बल की दिशा में होता है, बल की विपरीत दिशा में होता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है डी, बल की विपरीत दिशा में होता है। दोस्तों किया गया कार्य ऋणात्मक तभी होगा जब जो है वो बल की क्या होगा? विपरीत दिशा में होता है। कार्य दोस्तों 3 प्रकार का होता है, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। तो दोस्तों जब बल की विपरीत दिशा में जो कार्य होगा वो दोस्तों कैसा होगा? ऋणात्मक माना जाता है। बायल का नियम क्या है दोस्तों? बायल का नियम है गैसों के संबंध में दोस्तों बायल ने नियम दिया था। इसका देखते हैं दोस्तों ऑप्शन 4 ऑप्शन बी समानुपाती 2/p, P समानुपाती 1/z²,
P समानुपाती ρ/5 और B समानुपाती 1/P। तो दोस्तों बायल का नियम है, इसका राइट आंसर दोस्तों है डी। दोस्तों बायल ने बताया था कि स्थिर ताप पर किसी गैस के जो आयतन होता है वो उसके दाब के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये दोस्तों जो है बायल का नियम है। तो दोस्तों स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन उसके दाब के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होगा। अर्थात दाब को बढ़ाएंगे तो आयतन कम हो जाएगा और दाब को घटाएंगे तो आयतन बढ़ जाएगा। ये दोस्तों बायल का नियम था। इसके बाद एक अवतल दर्पण सूर्य के सामने इस तरह से रखा गया है कि सूर्य की किरणों का अभिसरण दर्पण के मुख अक्ष पर 5 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। अब यदि 3 सेंटीमीटर लंबी एक मोमबत्ती को दर्पण के मुख अक्ष से 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाए तो प्रतिबिंब का कितनी दूरी पर बनेगा। तो दोस्तों इसमें मुख्य दूरी दी है, मुख अक्ष से दूरी पर रखा गया है मोमबत्ती को, तो मोमबत्ती की दूरी दी है दोस्तों 10 सेंटीमीटर। इसको आप दोस्तों इस तरह लगाएंगे, ये दोस्तों न्यूमेरिकल है। तो इसकी दूरी कितनी दी है दोस्तों, वस्तु की दूरी दी है 10 सेंटीमीटर, ये यू का मान है। और दोस्तों इसके बाद जो फोकस दूरी दी है दोस्तों, वो दी है दोस्तों ये अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अभिसरण माने अवतल दर्पण की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर। तो इस अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा दोस्तों ऋणात्मक ली जाती है, इसका मान होगा f बराबर -5। और वस्तु की दूरी दोस्तों u से लिखी जाती है, u बराबर -10। और हमें प्रतिबिंब की दूरी निकालना, v का मान निकालना। तो दोस्तों इस प्रश्न को इस तरह हल करेंगे, u का मान -10 है, f का मान -5 और v बराबर निकालना है प्रतिबिंब की दूरी। तो दोस्तों दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। f फोकस दूरी है, v प्रतिबिंब की दूरी है और u है वस्तु की दूरी। तो दोस्तों f का मान -5 है तो यहाँ -5 रखेंगे और u का मान है -10 तो यहाँ -10 रखेंगे। इसको दोस्तों हल करेंगे, यहाँ प्लस और माइनस मिलके माइनस हो जाएगा। इस माइनस वाले को इस साइड ले आएंगे तो ये प्लस में आ जाएगा। इनका लासा लेंगे दोस्तों 10 आएगा और 10 तो दोस्तों इसको हल करने पर आएगा माइनस का 1/10। तो इसको v का वैल्यू निकालेंगे तो दोस्तों इसको पलट देंगे तो v बराबर आ जाएगा -10। तो दोस्तों ये जो स्थिति है, v का मान है 10 सेंटीमीटर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 10 सेंटीमीटर। और माइनस का मतलब ये होता है दोस्तों, मतलब कि प्रतिबिंब उस ओर बनेगा जिस ओर वस्तु रखी जाती है। ये ऋणात्मक चिन्ह ये दर्शाता है कि प्रतिबिंब उस ओर बनेगा जिस ओर वस्तु रखी गई है। तो दोस्तों जबकि तो 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा दोस्तों। तो इसका 5वें का राइट आंसर दोस्तों वो है सी, इसको आप अच्छी तरह से याद रखें। तो दोस्तों दर्पण सूत्र आप याद रखना है, क्या होता है दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कितना कोण बनाता है दोस्तों बताना है, 6वां का राइट आंसर। तो दोस्तों ये बनाता है दोस्तों 18 डिग्री का कोण बनाता है दोस्तों, इसका राइट आंसर ये। 25 डिग्री सेल्सियस पर आसुत जल में ध्वनि की अनुमानित गति दोस्तों बताना है कितनी होती है। दोस्तों 25 डिग्री सेल्सियस जो आसुत जल होता है उसमें जो ध्वनि की अनुमानित गति होती है दोस्तों वो होती 1498 मीटर पर सेकंड, इसको राइट आंसर है। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दोस्तों 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 है। आवर्त सारणी में उस तत्व के ठीक नीचे तत्व की परमाणु की संख्या बताना है। तो दोस्तों इन सबको जोड़ेंगे, 3 2 5 5 और 6 11 11 और 2 13 13 और 2 15। तो 15 दोस्तों इसका जो 15 दोस्तों होता है फास्फोरस का। तो दोस्तों इसको जो नीचे वाले तत्व की जब हमें परमाणु संख्या निकालनी है तो दोस्तों 2 8 18 32 इस तरह जोड़ा जाता है। तो दोस्तों 15 में हम 18 जोड़ देंगे तो दोस्तों इसका आ जाएगा 33। तो दोस्तों इस तरह इसको जोड़ने के लिए दोस्तों आप ये पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8, फिर 18 और दोस्तों फिर 32 इस तरह दोस्तों। तो दोस्तों इस 2 8 18 32 जोड़ करके तुम अगले तत्व का दोस्तों परमाणु संख्या ज्ञात करें। तो दोस्तों 15 इसका टोटल हो रहा है, 15 में 18 जोड़ेंगे तो 33 आएगा। इसका राइट आंसर दोस्तों बी है 33। तो दोस्तों प्रश्न क्रमांक 8 में का राइट आंसर बी 33 होगा। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 9 देखते हैं, लवणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन दोस्तों बताना सही नहीं है। लवणों का पीएच मान 1 होता है। लवण अम्ल और क्षार का संयोजन और धातुओं के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करते हैं। लवण का सबसे आम रूप साधारण नमक, सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल का संयोजन है। लवण उदासीनीकरण अभिक्रिया द्वारा अम्ल और क्षार से संयोजन करते हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर वो दोस्तों डी है। जो लवण जो होते हैं दोस्तों साल्ट कहलाते हैं, वो जो है अम्ल और क्षार से क्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण और पानी बनाते हैं। तो दोस्तों इसका उदाहरण देखते हैं अम्ल और क्षार का। दोस्तों अम्ल जो होते हैं वो होते हैं जैसे HCl ये अम्ल है और क्षार है दोस्तों NaOH।
ये क्षार है। ये जब क्रिया करेंगे दोस्तों तो इसका NaCl से जुड़ जाएगा, NaCl बनेगा और प्लस बनेगा दोस्तों H और इसका OH, ये मिलके पानी बनाएगा दोस्तों, ये लवण बनता है। तो ये क्रिया कहलाती है दोस्तों उदासीनीकरण। जब अम्ल और क्षार की क्रिया होती है तो लवण बनता है और पानी बनता है। ये क्रिया दोस्तों उदासीनीकरण कहलाती है। तो उदासीकरण क्रिया के द्वारा अम्ल और क्षार के संयोजन से दोस्तों लवण बनता है। आधुनिक आवर्त सारणी में निम्नलिखित समूहों को कौन से जो है समूहों को किसमें नोबेल गैसों को रखा गया? तो दोस्तों पता है समूह 18 में नोबेल गैसों को रखा गया है, आपको अच्छी तरह पता है। इन्हें दोस्तों शून्य समूह के तत्व भी कहा जाता है। दोस्तों इसमें जो है जो नोबेल गैस आती हैं वो आपको बता दें कौन कौन सी हैं दोस्तों। प्रत्येक प्रश्न की दोस्तों पूर्ण व्याख्या की जाएगी आपको समझाने के लिए, ताकि आप अच्छे से हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान और रेडान, ये सभी दोस्तों नोबेल गैस हैं, या इनको उत्कृष्ट गैस से भी कहा जाता है। इसका परमाणु क्रमांक 2, इसका 10 दोस्तों, इसका 18, इसका 36, इस तरह जो 54, इस तरह इनके परमाणु क्रमांक होते हैं दोस्तों। ये सभी दोस्तों उत्कृष्ट गैस या नोबेल गैस कहते हैं दोस्तों। इनका बाहरी कोष में जो है पूर्ण होता है। इससे ना तो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं और ना ही इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, इसलिए क्रिया की दृष्टि से अक्रिय होते हैं। इसलिए दोस्तों इन्हें अक्रिय गैस, नोबेल गैस और निष्क्रिय गैस भी कहा जाता है। तो आप याद रखें, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडान, ये सभी दोस्तों अक्रिय गैस हैं। इन्हें जो है समूह 18 में रखा गया दोस्तों। इसके बाद दोस्तों रासायनिक परिवर्तन के लिए असत्यपद कथन लिखना है। यह उत्क्रमणीय परिवर्तन है, इसके साथ ऊर्जा में परिवर्तन होता है, पदार्थ का आंतरिक संगठन परिवर्तित होता है, नए उत्पाद का निर्माण होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए, यह उत्क्रमणीय परिवर्तन होता है। उत्क्रमणीय परिवर्तन दोस्तों वो होता है उत्क्रमणीय असत्य बताना दोस्तों। उत्क्रमणीय परिवर्तन में क्या होता है दोस्तों, जो मूल पदार्थ को आसानी से दोस्तों जब एक अभिकारक उत्पाद में बदल जाता है और उत्पाद जो है क्या होता है दोस्तों पुनः जो है अभिकारक में बदल जाता है, ये दोस्तों कहलाता है उत्क्रमणीय परिवर्तन। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक दोस्तों देखते हैं 12 प्रश्न क्रमांक क्या है दोस्तों। सभी एक दिवसीय परीक्षा, चाहे वह SSC की तैयारी कर रहे हैं, बैंक की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे, पुलिस, सभी के लिए दोस्तों ये जो है बुक्स बहुत ही शानदार बुक्स है दोस्तों। इस बुक्स के आप जो है साइंस, इसी बुक से आप इसके प्रश्न हल करें और इसी के दोस्तों प्रैक्टिस सेट लगाएं, ताकि आप परीक्षा में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। साइंस के लिए दोस्तों बहुत अच्छी बुक है ये। कौन से समूह में शामिल तत्व रंगहीन, स्वादहीन और गंध रहित गैसें होती हैं? बताना है दोस्तों कौन से समूह में ऐसी गैसें हैं जो रंगीन होती हैं, स्वादहीन होती हैं और गंध रहित गैसें होती हैं। तो दोस्तों वो समूह है दोस्तों शून्य समूह। दोस्तों शून्य समूह में जो दोस्तों गैसें अभी हमने बताया था आपको, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान, रेडान, ये दोस्तों उत्कृष्ट गैसें होती हैं। इनके बाह्य कोष क्या होते हैं? पूर्ण होते हैं। प्रश्न क्रमांक 13 पूछा समान फिटकरी क्या है? दोस्तों फिटकरी को अंग्रेजी में एलम कहा जाता है। ये दोस्तों ये द्विक लवण के अंतर्गत आता है। किस में आता है? द्विक लवण के अंतर्गत आता है। और इसका सूत्र होता है दोस्तों फिटकरी का K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ये है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24। इसे दोस्तों पोटास एलम भी कहा जाता है। इसका दोस्तों इसका उपयोग जो है जल को शुद्ध करने में किया जाता है और चोट लग जाने पर भी दोस्तों इसका उपयोग किया जाता है फिटकरी का। इनमें कौन सा योग में जो है सम्मिलित नहीं है? एल्युमिनियम बॉक्साइड का अयस्क है, कॉपर शनिवार, जिंक कैलामाइन और आयरन हेमेटाइट। तो दोस्तों बताना कौन सा इसका जो है सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों जैसा जो आप पता है जो शनिवार जो है दोस्तों इसमें दिया है, शनिवार कॉपर का अयस्क नहीं है दोस्तों। शनिवार जो है दोस्तों मरकरी का अयस्क है, पारे का अयस्क है। जबकि हेमेटाइट जो है आयरन का अयस्क है, कैलामाइन जिंक का अयस्क है और बॉक्साइट दोस्तों एल्युमिनियम का अयस्क है। इससे जो है एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण किया जाता है। कैलामाइन से जिंक धातु का निष्कर्षण और हेमेटाइट से आयरन धातु का निष्कर्षण करते हैं। जबकि शनिवार का निष्कर्षण दोस्तों मरकरी से करते हैं, ना कि कॉपर से। कॉपर का जो अयस्क होता है दोस्तों वो होता है कॉपर पाइराइड। प्रोड्यूसर गैस का मिश्रण बताना दोस्तों कौन कौन सा है? Cu+H2 का मिश्रण, Cu+H2 का मिश्रण, Cu+Cl2 का मिश्रण, Cu+N2 का मिश्रण। दोस्तों आपसे विनम्र निवेदन है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आपसे विनम्र आग्रह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब दें और दोस्तों हमारा सपोर्ट करें, ताकि हम भी
दोस्तों आगे आपके लिए नए नए वीडियो लेकर आते रहते हैं और आपके लिए दोस्तों प्रयास करते रहेंगे कि आप जो है अच्छे से अच्छा मैटर आपको देने का प्रयास करेंगे। दोस्तों प्रोड्यूसर गैस बताना कौन सी है, तो 15 नंबर का दोस्तों बताएं COH2 का मिश्रण, COH2 का मिश्रण, CO2 + Cl2 में से CO + N2 का मिश्रण। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों CO + N2 का मिश्रण। कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का मिश्रण दोस्तों प्रोड्यूसर गैस कहलाती है। दोस्तों इसको आप याद रखें। और दोस्तों यही ईंधन गैस है। चट्टानों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो दोस्तों क्रायोस्फीयर, जियोमॉर्फोलॉजी, मिनरोलॉजी और पेट्रोलॉजी। तो दोस्तों चट्टानों का जो अध्ययन होता है दोस्तों वो कहलाता है पेट्रोलॉजी। इसका राइट आंसर दोस्तों सी है। जबकि दोस्तों क्रायोस्फीयर जो होता है दोस्तों ये पृथ्वी की सतह पर जो ठोस होती है उसका पानी के बारे में अध्ययन किया जाता है। दोस्तों मिनरोलॉजी में दोस्तों जो है खनिजों का अध्ययन किया जाता है। मिनरोलॉजी में खनिजों के बारे में अध्ययन किया जाता है। इसमें निम्नलिखित कौन सा सरल स्थायी ऊतक नहीं है, जीवितक, जाइलम, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। तो दोस्तों बताना इसका राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों इसमें जो जाइलम है जो स्थायी ऊतक नहीं है दोस्तों, इसका राइट आंसर दोस्तों 17 का दोस्तों बी है। दोस्तों जो जाइलम है ये जटिल स्थायी ऊतक है, इसको आप याद रखना, जटिल स्थायी ऊतक, सरल नहीं है ये। भोजन के पाचन में सम्मिलित निम्नलिखित प्रक्रियाओं का प्रोसेस बताना है कि भोजन को जब हम लेते हैं तो वो किस तरह आगे प्रोसेस करता है। अंतर्ग्रहण, अवशोषण, पाचन, स्वांगीकरण, निष्कासन। पहले अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, निष्कासन। अंतर्ग्रहण, पाचन, स्वांगीकरण, अवशोषण, निष्कासन। अंतर्ग्रहण, स्वांगीकरण, अवशोषण, पाचन और निष्कासन। तो दोस्तों सबसे पहले प्रोसेस जो होती है हमारी दोस्तों भोजन लेने में वो होती सबसे पहले दोस्तों प्रोसेस होती है अंतर्ग्रहण की। भोजन को ग्रहण करते हैं, इसके बाद दोस्तों भोजन का पाचन होता है आहार नाल में, या इसके बाद पहले मुंह में पाचन होता है, इसके बाद आहार नाल में पाचन होता है, इसके बाद भोजन का अवशोषण एब्जॉर्प्शन होता है, फिर भोजन का स्वांगीकरण होता है, इसके बाद लास्ट में निष्कासन या उत्सर्जन होता है भोजन का। तो दोस्तों ये इसकी प्रोसेस है, अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण या दोस्तों निष्कासन या एक्सर्शन, ये दोस्तों भोजन। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 19 में देखते हैं कौन सा है। प्रश्न क्रमांक 19 में पूछा गया परागण जो है क्या है, परागण बताना दोस्तों। स्टिग्मा से परागकोश तक पराग का संचार, पौधों में पराग का उत्पादन, परागकोश में स्टिग्मा का पराग तक संचार, बीजाणु में पराग ट्यूब का विकास। तो दोस्तों बताना परागण क्या है। तो दोस्तों परागण के बारे में, तो दोस्तों परागण की आपने परिभाषा पढ़ी होगी दोस्तों। परागण जो होता है दोस्तों उसमें पराग कोश से स्टिग्मा तक पराग का संचार होता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है सी, पराग कोश से स्टिग्मा तक जो है पराग का संचार होता है वो कहलाता परागकण। ब्रायोफाइटा पादप समानता पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, शुष्क आवासों में, जलीय आवासों में, नम एवं छायादार आवासों में, लवणीय आवासों में। तो दोस्तों जो ब्रायोफाइटा संघ के जो पौधे हैं दोस्तों, पादप हैं, वो दोस्तों नम और छायादार भाग में पाए जाते हैं, जहाँ दोस्तों नमी होती है और छायादार होती है। चेचक के टीटे की खोज किसने की थी। दोस्तों ये प्रश्न कई परीक्षाओं में दोस्तों SSC, रेलवे, बैंक, PO, टीचर्स, सब अधिकतर परीक्षाओं में प्रश्न बार बार पूछा है कि चेचक की टीके की खोज किसने की थी। तो इसको आप अच्छी तरह से याद कर लें। दोस्तों चेचक की टीके की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने, ये दोस्तों इन्होंने की थी 1976 में इस टीके की खोज की थी। इसके बाद दोस्तों किस विटामिन की कमी के कारण रतौंधी रोग होता है। दोस्तों बहुत ही IMP क्वेश्चन है, आप विटामिनों के बारे में पढ़ लें पूरा, और किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है और किस विटामिन के स्रोत कौन कौन से हैं। तो दोस्तों विटामिन A की कमी से दोस्तों रतौंधी नामक रोग होता है, इसको आप याद रख लें विटामिन E। विटामिन C से दोस्तों स्कर्वी रोग होता है। विटामिन K की कमी से दोस्तों आपको पता है रक्त का थक्का नहीं बनता है, और विटामिन B की कमी से दोस्तों बेरी रोग होता है। दोस्तों विटामिन A के जो स्रोत है वो बता दें आपको। विटामिन A की आँखों से संबंधित बीमारियाँ दोस्तों विटामिन A की कमी होती हैं। इनके लिए स्रोत है दोस्तों गाजर का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें, पालक, पत्तेदार सब्जियां और दूध, इनका ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें ताकि आपकी आंखों में किसी प्रकार की कोई बीमारी ना हो। निम्नलिखित कौन सा क्रम पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध को दर्शाता है। तो दोस्तों प्रश्न इसका बताना, उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता, अपघटक, उपभोक्ता, उत्पादक, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, उपभोक्ता, उत्पादक और अपघटक। तो सबसे पहले दोस्तों
पारिस्थितिक तंत्र में सबसे पहले उत्पादक आते हैं। उत्पादक वो होते हैं जो दोस्तों हरे पौधे। हरे पौधे क्या है, ये भोजन जो दोस्तों अपना बनाते हैं। इन बनाए गए भोजन को जो उपभोक्ता ग्रहण करता है, और इसके बाद दोस्तों तीसरे नंबर पे अपघटक आते हैं। तो दोस्तों उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, ये प्रोड्यूसर हैं दोस्तों हरे पौधे, ये उपभोक्ता कंज्यूमर हैं, और अपघटक दोस्तों जीवाणु, कवक वगैरह इसके अंदर आते हैं। कंप्यूटर समझने में कौन सा कथन गलत है? यह एक लॉजिकल मशीन है और सूचना को प्रोसेस करती है। ये इसमें जो भी सूचना स्टोर की जाती है वो उस तक पहुंच जा सकता है। इसमें कोई भावावेग नहीं होता है, इसकी अपनी कोई भी भावना या चाहत नहीं होती। ये अप्रतिबंधित ढंग से अपनी सूचना तक पहुंचता है। तो बताना कंप्यूटर के बारे में कौन सा दोस्तों? तो दोस्तों ये वाला इसका राइट आंसर डी है, ये अप्रतिबंधित ढंग से अपनी सूचना तक पहुंचता है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 25वां दोस्तों लास्ट प्रश्न है प्रैक्टिस सेट ए का। दोस्तों इसमें 100 प्रैक्टिस सेट है और प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में 25 प्रश्न दिए हैं, और प्रत्येक प्रश्न दोस्तों बहुत ही जो है ज़बरदस्त प्रश्न है, जिसने आपके तीनों टॉपिक कवर किए हैं। फिजिक्स का, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तीनों का टॉपिक कवर किया है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप 100 प्रैक्टिस सेट प्रतिदिन एक प्रैक्टिस सेट हल करते हैं, तो दोस्तों आप सामान्य जो है साइंस में 25 में से 25 स्कोर करेंगे दोस्तों। ये हमारा पूरा दावा है दोस्तों। इसलिए आप इन प्रैक्टिस सेट को डेली पर डे एक प्रैक्टिस सेट को हल करें। लिनक्स क्या है? असेंबली भाषा, इंटरप्रीटर, उच्च स्तरीय भाषा, हाई लेवल लैंग्वेज, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो दोस्तों लिनक्स जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों। ये जो है, और ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को दोस्तों नियंत्रित करता है। कौन? लिनक्स। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को नियंत्रित करता है, ये दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो दोस्तों ये थी आज की प्रश्नोत्तरी। आई होप यू दोस्तों आपको प्रश्नोत्तरी पसंद आई होगी। आप इन प्रश्नों को नोट डाउन करें, और इन प्रश्नों को दोस्तों आप प्रतिदिन एक प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। आप अपनी स्कोर नोट करके आप कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें दोस्तों, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है, और आप बताएं हमें और क्या सुधार करने की आवश्यकता है। तो दोस्तों इस तरह अगर आपने दोस्तों अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे विनम्र निवेदन है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।